हेलो फ्रेंड्स, स्किल साधना में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने अपना वैक्सीनेशन करा लिया होगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, स्किल साधना ये जो हमारा चैनल है, इसका मेन पर्पज़ ये है कि आप लोगों को हम एक पावरफुल, एक प्रोडक्टिव प्रोफेशनल बनने में कैसे हेल्प करें। आप चाहे जॉब कर रहे हैं या एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, जो बेसिक बिजनेस कॉन्सेप्ट्स हैं, न्यू टेक्नोलॉजी है, उसको इजी टू अंडरस्टैंड वे में हम आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। और आप देखेंगे कि अराउंड 93 वीडियोज़ हैं डिफरेंट बिजनेस टॉपिक्स पे हमारे चैनल पे। तो आप ज़रूर उसका फ़ायदा उठाएं। ऑल दिस इज़ फ्री। दोस्तों, आज हम थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे। एक्चुअली कल ऐसे ही जो एक हिंदी के बहुत बड़े कवि हुए हैं, नागार्जुन जी, उनकी पुण्यतिथि थी। तो ऐसे ही मेरा ध्यान गया और मैं उनकी कुछ कविताएं पढ़ने लगा। तो मेरे दिमाग में फिर ये आया कि भाई, हम लोग काम की बहुत बात करते हैं, हार्ड वर्क कैसे करें, स्मार्ट वर्क कैसे करें, प्रोडक्टिव कैसे बने। तो इन सब चीज़ों पे बहुत बात करते हैं, लेकिन हम रिलैक्स कैसे करें और रिलैक्स के इंटरटेन कैसे हो, अपने आप को लाइट कैसे फील करें। इसके लिए आजकल तो मतलब नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, और भी बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो एक ओल्ड आर्ट है, जैसे कि थिएटर हो गया, शॉर्ट स्टोरीज हो गई, पोइट्री हो गई, तो एक या आप देखेंगे पुराने फिल्मों के गाने आप सुनते हैं, तो कई बार जो है ना, वो बड़ा रिलैक्सिंग लगता है, क्योंकि इतना ओवरडोज हो गया है ये डिफरेंट वेब सीरीज़ का और इतने शोज़ का, कि एकदम माइंड में एकदम क्लटर हो गया है। तो कई बार क्या है, मैंने कविताएं उनकी पढ़नी शुरू की और मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा और काफ़ी ये झकझोरने वाला भी था। तो आज मैंने सोचा क्यों ना हम उनके बारे में बात करें, और ये मैं कविता कोश पे गया और मैं उनकी कुछ कविताएं देखने लगा। और शायद पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को ये अच्छा लगेगा, बट जिनको भी लगेगा, आई एम श्योर कि आप इसको पसंद करेंगे। तो दोस्तों, मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था, तो मैंने यही देखा कि भाई, आर्टिस्ट आप किसको कहते हैं या कवि किसे कहते हैं। तो मैंने ये देखा कि इसके बहुत डेफिनेशन आपको मिल जाएंगे, व्हाट इज़ आर्ट। और बोलते हैं ना कि जैसे कोई भी टॉपिक हो, आप मशीन लर्निंग के बारे में ही पढ़ रहे हैं या कोडिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जब आप, या अगर आप क्रिकेटर हैं या आप म्यूजिशियन हैं, कोई भी आप किसी भी स्किल से रिलेटेड आप वर्क कर रहे हैं, अगर आप उसके टॉप पे पहुंच जाएं, आप जैसे टेनिस के टॉप पे पहुंच जाएं, रोजर फेडरर लेवल पे आप पहुंच जाएं, तो वहाँ पे इट इज़ एवरी स्किल, एवरी साइंस बिकम्स आर्ट। तो खैर, मैं उस टेक्निकलिटी और फिलोसॉफिकल डिफिनेशन में नहीं जाऊँगा। बट एक लाइन मैंने पढ़ी, मैं कहीं ऐसे ही पढ़ रहा था कि जो जितना जिसकी सेंसिटिविटी जितनी ज़्यादा होती है, जो जितना ज़्यादा संवेदनशील होता है, दूसरों के दुख सुख को जितना ज़्यादा महसूस कर सकता है, वो उतना ही बड़ा कलाकार होता है। और ये इतना सिंपल डेफिनेशन था और ये मुझे काफ़ी पसंद आया। आइए मैं नागार्जुन के बारे में आपको बताऊं। आपको पता भी होगा, जो आप लोग जानते हैं, कि ये एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं, और ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। मुझे ये पता नहीं था, और मैंने उनकी संस्कृत की कविताएं पढ़ी, तो मैंने कहा यार, और आप उनकी उनकी मैं आपको दो तीन कविताएं यहाँ पे बताऊंगा। आपको लगेगा कि यार, ये कवि तो निराला की तरह और जयशंकर प्रसाद की तरह, और कितनी कितनी अच्छी कविता कर रहा है, कितने ऐसे शुद्ध संस्कृत गर्भित शब्द हैं, कितनी गूढ़ उसका अर्थ निकल रहा है, कितना गूढ़ अर्थ निकल रहा है। लेकिन कुछ ही कविताएं आप पढ़ेंगे तो लगेगा यार, ये तो लग रहा है किसी बच्चे ने लिखती है। बट आप ये देखेंगे कि उनके यंग एज में उन्होंने वो कविता लिखी है। जैसे ये देखिए, आपको ये कविता मैं बताता हूँ, ये है ये आपको देखता हूँ, ये देखिए, बादल को घिरते देखा है ना। अब आप देखिए कि ये उन्होंने 1939 में लिखी थी। इसको आप पढ़िए, और उसके बाद आपको एक कविता पढ़ाऊंगा, ये देखिए, बाकी बच गया अंडा, और ये है चंदू मैंने सपना देखा, है ना। अब ये चंदू मैंने सपना देखा, ये 1976 में लिखी हुई है। अब आप देखिए कि 40 साल बाद जो है, वो कवि एक
एक इतनी सो कॉल्ड प्रिस्टीन एंड दिखने में इतनी हाईफाई दिखने वाली कविता वो 40 साल बाद जो है वो कितने सिंपल शब्दों में बदल जाती है, लेकिन उसकी मीनिंग उतनी ज़्यादा पावरफुल होती जाती है। आप ये देखिए, बादल को घिरते देखा है, अमल धमल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विषतंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। कई बार आपको ऐसा भी होगा, कुछ दोस्तों की इन बहुत सारे शब्दों का आपको अर्थ ढूंढना पड़ जाएगा, मुझे भी कुछ एक शब्दों का ढूंढना पड़ गया है ना। तो आप देखिए कि ये इसकी कितनी जो छायावाद टाइप की जो है, कितनी प्रांजल भाषा, कितनी शुद्ध भाषा, कितनी एक अभिभूत कर देने वाली भाषा है इसकी, है ना। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था, अनिल बह रहा, बाल अरुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल सुरलाप शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो, अगल बगल रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होगी। निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकवई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरवर के तीरे शय वालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है ना। तो आप ये देखिए कि कितनी ये कविता जो है वो शालीन, कितनी इंस्पायर करने वाली लग रही है। अब ये देखिए आप, ये जो है इन्होंने 1976 में लिखी है ना। और चंदू मैंने सपना देखा, और ये जो है ये है इनको बाकी बच गया अंडा, है ना। ये बाकी बच गया अंडा, ये नागार्जुन सर ने लिखी है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये इन्होंने लिखी थी 1950 में, है ना, आज़ादी के तुरंत 2 साल बाद, जबकि गांधी जी मर गए थे। और धीरे धीरे जो है ना वो जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की जो विसंगतियाँ हैं वो जो सामने आती हैं। तो ये देखिए ये क्या लिख रहे हैं, 5 पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया बाकी रह गए 4 पूत भारत माता के चारों चतुर प्रवीण, देश निकाला मिला एक को बाकी रह गए 3 पूत भारत माता के लड़ने लग गए वो अलग हो गया उधर एक, अब बाकी बच गए 2 बेटे भारत माता के छोड़ पुरानी टेक, चिपक गया है एक गद्दी से बाकी बच गया एक पूत भारत माता का कंधे पर है झंडा, पुलिस पकड़ कर जेल ले गई बाकी बच गया अंडा। अब आप इसका मीनिंग निकालिए, ये है कौन 5 पूत भारत माता के, है ना, कौन है ये किसके प्रतीक है ना। ये जो एक जो मर गया वो उन क्रांतिकारियों के प्रतीक हैं, भगत सिंह और उन क्रांतिकारियों के जो मर गए। फिर जो है एक को देश निकाला मिल गया, मीन्स ये क्या, सुभाष चंद्र बोस और ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों की बात हो रही है जो कि फॉरेन में जाके, जैसे लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, मैडम भिकाजी कामा, जो कि इंडिया से बाहर रह करके जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत काम किया, उनकी बात हो रही है। फिर जो है ये अलग हो गया एक, ये क्या मतलब पाकिस्तान की बात है कि वो भी देवर पार्ट ऑफ इंडिया, और कुछ लोग जो है जो अलग हो गए, है ना। और जो 2 बेटे भारत माता के, अब इसमें जो है एक जो चिपक गया गद्दी से वो एक रूलिंग क्लास की बात है, इलीट्स की बात है ना, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, रिच पीपल। और जो दूसरा है क्लास जो कि नॉर्मल लोअर क्लास है या जो आम जनता है, तो है ना। और वो आम जनता भी जो है, जो आप देख रहे हैं कि उसका भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना, पुलिस पकड़ के जेल ले गई बाकी बच गया अंडा। तो इतनी, है ना। अब ये एक और कविता आपको दिखाता हूँ और फिर हमारे वीडियो को मैं अंत करूँगा। तो चंदू मैंने सपना देखा उछल रहे तुम जो हिरनौटा, चंदू मैंने सपना देखा अमुआ से हूँ पटना लौटा, चंदू मैंने सपना देखा तुम्हें खोजते बद्री बाबू, चंदू मैंने सपना देखा खेल कूद में हो बेकाबू, मैंने सपना देखा कल परसों ही छूट रहे हो, चंदू मैंने सपना देखा खूब पतंगे लूट रहे हो, चंदू मैंने सपना देखा लाए हो तुम नया कैलेंडर, चंदू मैंने सपना देखा तुम हो बाहर मैं हूँ अंदर, है ना। चंदू मैंने सपना देखा अमुआ से पटना आए हो, चंदू मैंने सपना देखा मेरे लिए शहद लाए हो, है ना। अब आप आगे देखिए, तुम हो बाहर मैं हूँ अंदर। अब जो है आगे और पंक्तियाँ हैं, अब देखिए लास्ट पंक्ति देखिए, चंदू मैंने सपना देखा इम्तिहान में बैठे हो तुम, चंदू मैंने सपना देखा पुलिस यान में बैठे हो तुम, चंदू मैंने सपना देखा तुम हो बाहर मैं हूँ अंदर, चंदू मैंने सपना देखा लाए हो तुम नया कैलेंडर। अब आप इसकी मीनिंग निकालिए, ये क्या कहना चाह रहा है। 1976 इमरजेंसी का टाइम है ना।
और ये जो है आप इसको देखेंगे कि ये, मुझे तो लगता है, मैं साहित्य का बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जो एक एब्सर्डिज्म या सरियलिज्म की बात है, कि जो अपने आसपास जो इतनी विसंगतियां हैं, जो इतना सब इरेशनल इलॉजिकल चीज़ें हो रही हैं, है ना, अ, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई सब लोग रैशनली बिहेव करें, है ना, 2+2=4 हो। वो थ्योरेटिकली तो होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते समय होता है, पाइथन कोड लिखते समय होता है, एक्सेल का फॉर्मूला लिखते समय होता है, लेकिन जब हम रियल लाइफ में जाते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ और ही हो रहा है, वहाँ का गेम समझ में नहीं आता है। तो ये जो एब्सर्डिज्म है, जो रियल लाइफ में हमको एक जो विसंगतियाँ मिलती हैं, है ना, जैसे आपको काफ्का और जैसे आपके वहाँ पे फ्रेंच आर्टिस्ट थे, तो इन इन लोगों की कृतियों में आपको ये दिखेगा एब्सर्डिज्म। जैसे अगर आप फ्रेंच काफ्का, जो चेकोस्लोवाकिया के आर्टिस्ट थे, तो उन्होंने, उनकी द मेटामॉर्फोसिस है स्टोरी, या जो है उनका द ट्रायल है, तो उसमें आपको इस तरीके का एब्सर्डिज्म देखने को मिलेगा। तो या अगर आप देखें तो एक मैजिकल रियलिज्म का जो नॉवेल है गैब्रियल गार्सिया मार्केज, तो उसमें भी आपको दिखेगा कि ऐसा लग रहा है कि कुछ मतलब ड्रीम टाइप की चीज़ चल रही है। तो ये भी एक ऐसा है कि मतलब आर्टिस्ट जो है ना, उसे लगता है कि हो क्या रहा है, मतलब क्या माया है, क्या सत्य है, वो कंफ्यूज सा है। और उसमें जो है इतने व्यंग्यात्मक तरीके से इतनी सारी विसंगतियों को इन्होंने कविता में पिरो दिया है। तो मुझे बहुत, मैं फिर पढ़ता गया और मुझे लगा कि यार देखो, मतलब एक कलाकार का जीवन भी जो है एक तपस्या वाला होता है, और वो कितने जुड़े होते हैं अपने आसपास के समाज से, और जो 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 बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जो सोसाइटी या कंट्री फेस करती है, तो कलाकार भी एक तरीके से अपने लेवल पे लड़ता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मुझे लगा कि अपनी बातों को आपसे शेयर करूं। तो आप भी फील फ्री करो, आप अपने कमेंट्स लिखो, आपको क्या चीज़ अच्छा लगता है। आप भी एक इसे प्लेटफॉर्म की तरह समझिए, हमारा जो ये चैनल है, और हम लोग जब एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ेंगे, तभी हम कैसे, जो हमारा मेन पर्पस है कि अपने चैनल से आपको और एम्पावर करें, और प्रोडक्टिव करें, और पर्पसफुल करें, तो वो साकार हो पाएगा। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। मैं ये तो नहीं कह सकता कितनी जल्दी लेके आऊँगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी आपके लिए कुछ पर्पसफुल और कुछ यूज़फुल चीज़ लेके आएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।